ओके, तो हम लोग कर रहे थे CGPSC ACF फॉरेस्ट रेंजर पेपर के लिए, और हम लोग इसके सिलेबस में से कर रहे थे फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, तो फिजिक्स का ये हमारा चौथा पार्ट है। बाकी के 3 पार्ट मैंने बना दिए हैं, पहले ही चैनल पे अवेलेबल है। और मैं इसके पहले सिलेबस बता देता हूँ कि सिलेबस फिजिक्स के सिलेबस में क्या क्या है। तो इसके सिलेबस में है, सबसे पहले है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रकाश, लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, विद्युत और इसके प्रभाव, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो हमने ये 3 टॉपिक 4th 5th और 6th ये पहले ही कर चुके हैं, ये चैनल पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इसके ये ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, हम लोग ये करेंगे आज। इसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, सारे टॉपिक कवर करेंगे आज इसमें, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं इसको। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि ऊर्जा के स्रोत। सबसे पहले ये है कि सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है, ऊर्जा के स्रोत किसको बोलते हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये सबने पढ़ा होगा, पहले भी हम स्कूल्स में पढ़ते थे कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। ठीक है, कोई वस्तु कितना कार्य कर रहा है वह उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है, कि हम लोग एक टाइम में कितना उस कार्य को कर सकते हैं, उसकी क्षमता को बताता है। जैसे प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, और ये सब उसके प्रकार हैं ऊर्जा के। कौन कौन से प्रकार होते हैं? प्रकाश, ऊष्मीय, पेशीय, ध्वनि, विद्युत ऊर्जा आदि। अब ऊर्जा स्रोत के प्रकार देख लेते हैं कि ऊर्जा स्रोत के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत, और दूसरा है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो हमारे पास ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। इन दोनों को डिटेल में देख लेते हैं कि दोनों डिटेल में होते क्या हैं। तो सबसे पहला है हमारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। वे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन, रीजनरेशन हो सकता है, उन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। इन्हें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। तो क्या बोल रही है? वे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन, मतलब कोई भी ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन मतलब रीजनरेशन, उनको फिर से बनाया जा सकता है। ठीक है, इनका पुनर्जनन हो सकता है, रीजनरेशन हो सकता है, जिसको फिर से बनाया जा सकता है, या फिर जो फिर से उपलब्ध हो सकें, उसे क्या बोलेंगे? नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत। इन्हें ऊर्जा के और क्या बोलते हैं? गैर परंपरागत स्रोत भी बोलते हैं। ठीक है, गैर परंपरागत स्रोत भी बोलेंगे। जैसे क्या क्या हो जाएंगे? पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। ये पवन ऊर्जा को हम लोग फिर से जनरेट कर सकते हैं, जल ऊर्जा फिर से आ सकती है, सौर ऊर्जा फिर से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे? नवीकरणीय, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट इसमें पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो हमारे पास अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या क्या हो जाएंगे? जैसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसको बोलेंगे? जस्ट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उल्टा। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता था? हम लोग फिर से उसको रीजनरेट कर सकते थे। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग इसको रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। वे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन नहीं हो सकता, उन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ठीक है, इन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। नवीकरणीय को गैर परंपरागत और अनवीकरणीय को परंपरागत स्रोत। ठीक है, याद रखना ये सब चीज़ें पूछी जाती है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। कोयला हमारा अनवीकरणीय है, पेट्रोलियम है प्राकृतिक गैस है, इसको फिर से उत्पादन नहीं किया जा सकता। अब देख लेते हैं ऊर्जा के अच्छे स्रोत की विशेषताएं। अब ऊर्जा के अच्छे स्रोत की विशेषताएं क्या क्या होंगी? अच्छा स्रोत क्या होगा? जैसे कि पहला है भंडारण और परिवहन सरल हो, जिसका भंडारण और परिवहन सरल हो, सरलता से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सस्ता हो, ऊर्जा के उत्तम स्रोत का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, ऊष्मीय मान, उसके ऊष्मा का मान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ईंधन का ज्वलन ताप अधिक होना चाहिए। ईंधन के दहन की दर संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे अच्छे स्रोत, ऊर्जा के अच्छे स्रोत की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग सौर ऊर्जा। इंपॉर्टेंट है, ये सारी थ्योरीज हैं, थ्योरी के बीच बीच से क्वेश्चन निकाल के पूछे जाते हैं। मैं आपको बताते जाऊँगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मेन पॉइंट आपको बताते जाऊँगा। तो सौर ऊर्जा देखते हैं सबसे पहले। सौर ऊर्जा क्या होता है? सोलर एनर्जी क्या होता है? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या होता है। सूर्य हमेशा चमकता है, इसकी ऊर्जा असीम और स्थायी है, जिसे हम अनंत काल तक उपयोग में ले सकते हैं। दिन के समय जब आकाश में सूर्य उपस्थित हो तब उसके विकिरणों, ठीक है, जब सूर्य उपस्थित हो तब उससे क्या निकलती है? विकिरण, फोटोन निकलते हैं, के उपयोग से फोटोवोल्टिक सेल
के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे सूर्य उपस्थित होता है तब क्या होता है, फोटोन निकलते हैं उससे, उसके उपयोग से क्या निकलता है, फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा क्या किया जाता है, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किया जाता है। अब दूसरा देखते हैं, यह नवीकरणीय प्रकृति की होती है। यह किस में आएगा, नवीकरणीय में आएगा। नवीकरणीय प्रकृति मतलब रिन्यूएबल सोर्सेस में, जिसमें परिवहन व्यय और प्रदूषण की समस्या नहीं रहती है। परिवहन व्यय नहीं होता है और प्रदूषण की समस्या भी नहीं होती है। इसके उत्पादन के लिए सोलर पैनल तथा बैटरी की ज़रूरत है। अब इसके उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, सोलर पैनल और बैटरी। ठीक है, याद रखना, यह सारी छोटी छोटी चीज़ें, यही चीज़ें पूछी जाती है कि ज़रूरत होती है। अब इसके बात का पॉइंट देख लेते हैं। खारे पानी को सौर ऊर्जा से स्वच्छ करने के लिए सौर तालाब तकनीक का उपयोग किया जाता है। खारे पानी को जैसे स्वच्छ अगर हमको साफ़ सुथरा बनाना है तो सौर तालाब तकनीक का ही उपयोग करेंगे। इसके अंतर्गत तालाब में बाहर से नमक मिलाया जाता है। ठीक है, क्या मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है बाहर से, जिससे उसमें उपस्थित जल की ताप धारण क्षमता 85 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती है, जो जल को स्वच्छ बनाने हेतु पर्याप्त है। ठीक है, अब इसके बाद का एक और पॉइंट देखते हैं। सितंबर 2016 में, ठीक है याद रखना, सितंबर 2016 में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के कामुर्ती, ठीक है कहाँ है, तमिलनाडु में है, नामक स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सितंबर 2016 कहाँ है, तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के कामुर्ती नामक स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, ये चीज़ याद रखने लायक है। छोटी छोटी चीज़ें, वही छोटी चीज़ें पूछी जाती है, तो ये सब याद रखने लायक है। आप कहीं नोट कर लीजिए जिससे याद करने में आसानी हो। अब उसके बाद देखते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या हो जाएगा हमारा विंड पावर। इसमें भी देख लेते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। पवन ऊर्जा हमें प्रकृति प्रदत्त उपहार है, जिसके लिए वायु की आदर्श गति 23 मीटर प्रति सेकंड में निरंतरता तथा वायु की दिशा में निरंतरता होनी चाहिए। कितना मीटर पर सेकंड, 23 मीटर पर सेकंड में निरंतरता तथा वायु की दिशा में निरंतरता होनी चाहिए। इसके लिए दिन अथवा रात के समय की कोई शर्त नहीं है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 23 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए उसकी गति। ठीक है, इसके लिए दिन अथवा रात के समय की कोई शर्त नहीं होती है। इन परिस्थितियों के आधार पर सही स्थान का चयन सुदूर संवेदी कृत्रिम उपग्रह की सहायता से किया जाता है। किसकी उपयोगिता की सहायता से, सुदूर संवेदी कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, सुदूर संवेदी याद रखने वाली चीज़ें। इसके बाद देखते हैं, वायु की तरंगों के वेग से ऊर्जा प्राप्त करके उससे पवन चक्कियाँ चलाई जाती है। इससे वायु की तरंगों के वेग से ऊर्जा प्राप्त करके उससे पवन चक्कियाँ चलाई जाती हैं और उससे उत्पन्न ऊर्जा को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लेते हैं। ये पवन ऊर्जा हो गया। पवन ऊर्जा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हो गए। अब देखते हैं हम बायोगैस, कि बायोगैस होता क्या है। बायोगैस का उत्पादन घरेलू अथवा सामुदायिक दोनों स्तरों पर किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पशुओं का मल और उनको खिलाए जाने वाले चारे के अवशिष्ट अंश, सब्जियों या फलों के छिलके, कागज़ के टुकड़े या अन्य घरेलू अपशिष्टों को एक भूमिगत गर्त में एकत्रित करते जाते हैं। जब गर्त भर जाता है तो उस पर पानी डालकर उसे ढक देते हैं और गर्त की ऊपरी ओर से खुला पाइप रखते हैं, जिससे उत्पन्न गैसों को टंकियों में भर लेते हैं। इस गर्त से जो बचता है वह जैविक खाद होती है, जिसे कंपोस्ट कहते हैं। ये आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है, और पढ़ने से जो जो छोटे छोटे पॉइंट निकल रहे हैं, जैसे कंपोस्ट कैसे बनते हैं, ठीक है, बायोगैस कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। बायोगैस के और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया। बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान यदि गर्त में जो गर्त बनाया गया था उस गर्त में केचुए डाले जाते हैं तो वे उस अपशिष्ट को खाद में बदलते हैं और बायोगैस बनती है। ठीक है, क्या मिलाए जाते हैं, केचुए डाले जाते हैं, उस अपशिष्ट खाद को में बदलते हैं और बायोगैस बनती है। केचुआ निर्मित खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, केचुआ निर्मित खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। बायोगैस में 65% मीथेन और 35% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेना, याद रखने वाली चीज़ें हैं सारी। अब उसके बाद देखते हैं जीवाश्म ईंधन क्या होता है। जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है वो देख लेते हैं। ऐसे ईंधन जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतु एवं वनस्पतियों के उच्च दाब और ताप में पृथ्वी के
अंदर दबने से हुई है। तो जीवाश्म ईंधन क्या हो जाएगा, जैसे आज से करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतु एवं वनस्पतियों, जैसे कोई भी जीव जंतु या फिर कोई भी वनस्पति के उच्च दाब और ताप में पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गए, ठीक है, ये सब हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के नवीकरण स्रोत होते हैं। इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि इनके भंडार सीमित हैं। इनका उपयोग घरेलू ईंधन वाहनों तथा तापीय विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। घरेलू ईंधन वाहनों और तापीय विद्युत संयंत्रों में किया जाता है, ठीक है। अब जीवाश्म ईंधन के कुछ प्रकार देख लेते हैं कि जीवाश्म ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मली जीवाश्म ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है कोयला, कोल, दूसरा होता है पेट्रोलियम, तीसरा होता है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। तो इन तीनों को बारी बारी से देख लेते हैं अच्छे से डिटेल में। क्या होता है कोयला? कोयला एक अति महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। कभी भी पूछा जा सकता है कोयला कौन सा ईंधन है, ठीक है। तो कोयला जीवाश्म ईंधन है। यह वास्तव में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के जटिल यौगिकों का मिश्रण है। किसका? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, के जटिल यौगिकों का मिश्रण है। इसके अतिरिक्त इसमें थोड़ी सी मात्रा नाइट्रोजन तथा सल्फर के यौगिकों की भी होती है। कोयला भूमि के अंदर काफ़ी गहराई में स्थित खानों से निकाला जाता है, ठीक है। हमारे देश में कोयला मुख्य रूप से कहाँ? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें याद रखने लायक हैं। अब इसके उपयोग देख लेते हैं, कोयला के क्या क्या उपयोग होते हैं। तापीय शक्ति संयंत्रों में किया जाता है। तापीय शक्ति संयंत्रों, कोयले की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। घरेलू ईंधन के रूप में खाना पकाने में किया जाता है। कोल तार, कोल गैस जैसे उपयोगी ईंधन बनाने में किया जाता है। ये हो गया हमारा कोयला, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा पॉइंट था? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम देख लेते हैं क्या होता है। पेट्रोलियम एक गाढ़ा, चिपचिपा, दुर्गंध युक्त तथा गहरे रंग का ज्वलनशील पदार्थ है जो पृथ्वी के अंदर विभिन्न गहराइयों पर चट्टानों के ऊपर पाया जाता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन अथवा मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या फिर मिट्टी का तेल, ये सब चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं? पेट्रोलियम से। अब देखते हैं आगे पॉइंट इसका। पेट्रोलियम सबसे अधिक मात्रा में अमेरिका में पाया जाता है। इसकी प्राप्ति के अन्य प्रमुख स्थान रूस, सहयोगी राष्ट्र ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब आदि है। अब ये तो हो गई दुनिया की बात। अब देखते हैं भारत में कहाँ में पाया जाता है। भारत में पेट्रोलियम के पाए जाने वाले स्थान, भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम आसाम में रुद्र सागर और लखवा में पाया जाता है। गुजरात में यह अंकलेश्वर तथा कलोल में पाया जाता है। गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टा में भी पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी चीज़ें, पेट्रोलियम हो गई या फिर कोयला हो गया। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मेथेन होती है, ठीक है। क्या होती है? मेथेन। कुछ मात्रा में एथेन और प्रोपेन भी होती है। प्राकृतिक गैस पृथ्वी की सतह के नीचे काफ़ी गहराई पर पेट्रोलियम तेल भंडार के ऊपर पाई जाती है। इसके पहले पेट्रोलियम का पढ़े थे, ठीक है। तो पेट्रोलियम तेल भंडार के जस्ट ऊपर पाई जाती है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस के भंडार त्रिपुरा, जैसलमेर, मुंबई, कृष्णा व गोदावरी नदियों के डेल्टा में स्थित है। अब इसके उपयोग क्या क्या हो जाएंगे प्राकृतिक गैस के? इसका उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा है प्राकृतिक गैस हाइड्रोजन गैस बनाने का एक अच्छा स्रोत है जिसकी आवश्यकता उर्वरक बनाने में पड़ती है। अब ये हो गया हमारे, क्या देख रहे थे? जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन देख रहे हैं। जीवाश्म ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार को हमने बारी बारी से देख लिया। अब उसके बाद एक और ईंधन है, कौन सा? आदर्श ईंधन, आइडियल फ्यूल। अब आदर्श ईंधन किसको बोलेंगे? ऐसा ईंधन जो घर तथा उद्योगों में उपयोग करने हेतु सबसे अधिक उपयुक्त हो तो उसे आदर्श ईंधन कहते हैं। कहाँ कहाँ उपयोग करने हेतु? उद्योगों या फिर घर पे सबसे अधिक उपयुक्त हो तो उसे आदर्श ईंधन कहते हैं। ऐसे ईंधन की विभिन्न विशेषताएं होती है, जैसे ईंधन की भौतिक स्थिति, ऊष्मीयमान दहन दर। जैसे भौतिक स्थिति बोलने से, भौतिक स्थिति का मतलब उसके जैसे कि द्रव है, गैस है या फिर ठोस है, उसके भौतिक स्थिति को बताता है। ऊष्मीयमान
ठीक है, उसका ऊष्मीय मान कितना होगा वो बताएगा। दहन दर, जलने की दर, मतलब कितने दर से वो, कितने गति से वो दहन होती है, उस चीज़ को बताया जाएगा। लक्षण देख लेते हैं आइडियल फ्यूल के, आदर्श ईंधन के। तो ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होता है, ठीक है, ऊष्मीय मान अभी देखिए अधिक होना चाहिए। आदर्श ईंधन का दहन ताप सही होता है, ना ज़्यादा हो और ना ही कम हो। दहन की दर संतुलित होती है, यह बराबर एक गति से जलता है। उसके बाद है आदर्श ईंधन में अज्वलनशील पदार्थों की मात्रा कम होती है। आदर्श ईंधन के दहन के उपरांत विषैले पदार्थ अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, विषैले पदार्थ नहीं होने चाहिए आदर्श ईंधन में। यह हो गया हमारा आदर्श ईंधन। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स है, सबको याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं हम नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, मतलब नाभिकीय ऊर्जा में दो टाइप होते हैं, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। तो सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा देखते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा होता क्या है। नाभिकीय ऊर्जा का मतलब परमाणु के नाभिक में उपस्थित ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है नाभिक। नाभिक क्या होता है, जैसे कि कोई भी परमाणु है, ठीक है, ये जैसे उसका परमाणु हो गया। अब परमाणु के बीच में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इसके बीच में जहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उसी को नाभिक कहते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, तो ये होता है नाभिक। अब देखते हैं नाभिक की ऊर्जा क्या होती है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? नाभिकीय अभिक्रिया से। अब देखते हैं इसका पहला पॉइंट, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन और विखंडन, ये दोनों मतलब जैसे सीधे सीधे समझ सकते हो, जैसे कोई भी दो परमाणु है, दो परमाणु को मिलाने से संलयन हो रहा है, ठीक है, और उसी तरीके से जब कोई एक परमाणु है, तो एक परमाणु जब दो परमाणु में बट जाता है तो उसको विखंडन कहते हैं, ठीक है। संलयन में दो परमाणु मिलकर एक बड़ा परमाणु बनाते हैं, और एक विखंडन में एक परमाणु दो परमाणु में विखंडित हो जाता है। तो यही है हमारा नाभिकीय संलयन और विखंडन। एक बार पढ़ लेते हैं। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक किसी अभिक्रिया में संकलित होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है, अभी जैसे बताया मैंने कि दो या दो से अधिक हल्के नाभिक किसी अभिक्रिया में संकलित होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो उस ऊर्जा से अपार ऊर्जा मुक्त होती है, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह विखंडन हो जाएगा, जैसे बताया मैंने, जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और अपार ऊर्जा मुक्त होता है, इस विखंडन को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो इसमें हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है। क्या क्या इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सौर ऊर्जा पढ़ रहे थे, ठीक है, सौर ऊर्जा, ऊर्जा के स्रोत क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। तो हमने ऊर्जा के स्रोत कंप्लीट कर लिया। इसमें जितने भी सारे टॉपिक थे हमने सारे कवर किए हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको देखना है बस छोटे छोटे पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके दो और बच्चे हैं, जैसे प्रकाश हो गया, प्रकाश का अपवर्तन, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा, ठीक है। लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके बाकी 4 टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं लाइट।